झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 6 के संख्याओं की जानकारी पाठ से करेंगे और इसके पहले भाग को देखेंगे और इससे जुड़े कुछ रोचक सवाल भी बनाएंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 7 के पहले पाठ की शुरुआत करेंगे जिसमें पूर्णांकों के बारे में हम सीखेंगे और इससे जुड़े रोचक सवाल भी बनाएंगे। कक्षा 8 में हम परिमेय संख्या की जानकारी लेंगे और इसके पहले भाग को देखेंगे। इसके पश्चात कक्षा 9 में हम पहले पाठ की शुरुआत करेंगे और संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 11 के सेट्स यानी समुच्चय के पहले भाग को देखेंगे और इससे जुड़े बेहद रोचक सवाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम संख्याओं का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के बीच तुलना करके हम यह कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी। आइए अब हम संख्याओं की भूमिका के बारे में जानें। हम अपने दैनिक जीवन में जब कभी किसी सामान को खरीदते हैं या फिर किसी सामान को बेचते हैं तब हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब संख्याओं के बीच तुलना करके जब हम वस्तुओं को घटते एवं बढ़ते क्रम में सजाते हैं तब भी हम संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार संख्या हमारे साथ हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में मौजूद होते हैं। आइए अब हम यह सीखते हैं कि कैसे हम संख्याओं के बीच तुलना करके यह पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। यह सीखने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा खेल खेलेंगे। इस खेल में मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा और इस चित्र में 4 व्यक्ति हैं। इन चारों व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति लंबा है आपको मुझे यह बताना है और यह चित्र आपके सामने है। अब मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दूंगा। 5 सेकंड बाद आपको मुझे यह बताना होगा कि कौन सी संख्या का व्यक्ति लंबा है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने पता लगा लिया कि कौन से संख्या का व्यक्ति लंबा है। अगर आपका जवाब नंबर 3 है तो आप बिल्कुल सही हैं। जिस तरह इन चारों व्यक्तियों में आपने लंबाई देख यह बताया कि कौन सा व्यक्ति लंबा है, उसी प्रकार संख्याओं में भी हम उनकी लंबाई देख यह बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। संख्याओं की लंबाई से मेरा अर्थ यह है कि जिस भी संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी और जिस भी संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याओं का प्रयोग करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने 3 तरीके के संख्याएं ली हैं। इन तीनों संख्याओं में हम यह देख सकते हैं कि किसी संख्या में अधिक अंक है तो किसी में कम। तो जिसमें अधिक अंक है उसकी लंबाई बड़ी है और जिसमें कम अंक है उसकी लंबाई छोटी है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? जी हाँ, सबसे अधिक वाली संख्या बड़ी हुई। तो हमारे पास सबसे अधिक अंक हैं दूसरी संख्या में, तब फिर पहली संख्या में और तब फिर तीसरी संख्या में। तो ये हो गए हमारे पास बड़ी से छोटी संख्याएं। चलिए, यहाँ पर तो हमारे पास अधिक और कम अंक थे तो हमने बता दिया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी।
लेकिन जब संख्याओं में समान अंक होंगे तब हम क्या करेंगे? आइए अब हम यह सीखते हैं कि जब संख्याओं में समान अंक होंगे तब हमें क्या करना है। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ली हैं। इन तीनों संख्याओं की लंबाई बराबर है। मेरा मतलब इन तीनों में समान अंक हैं। अब हम यह कैसे बताएं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी? तो इसके लिए हम तुलना करना सीखेंगे। तुलना करना बहुत ही आसान है। तुलना करने के लिए हम संख्याओं में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं। बाएं से दाएं बढ़ते वक्त जिस भी संख्या में हमें बड़ा अंक मिले वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम संख्याओं के बीच तुलना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलना करने के लिए हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते वक्त जो सबसे पहला अंक तीनों संख्याओं में है, क्या वो समान है या फिर अलग अलग है? तो हाँ, वह समान है। इसका मतलब यहाँ पर हम तुलना नहीं कर पाएंगे। तो अब हम दूसरे अंक की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे अंक की तरफ बढ़ते वक्त हम यह देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं में समान अंक है, वो है 4, और तीसरी संख्या में 5 है। तो बताइए 5 व 4 में कौन बड़ा हुआ? जी हाँ, 5 4 से बड़ा होता है। तो फिर हमारी तीसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें पहली व दूसरी संख्या में तुलना करना है। तो पहली व दूसरी संख्या के पहले व दूसरे अंक तो बराबर थे। अब हम तीसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे अंक में हम यह देखते हैं कि एक में 1 है और दूसरे में 3। तो बताइए 1 व 3 में कौन सा अंक बड़ा है? जी हाँ, 3 1 से बड़ा होगा। तो फिर कौन सी संख्या बड़ी होगी? जी हाँ, दूसरी संख्या अब पहले वाले से बड़ी हो गई और आखिर में तीसरी संख्या सबसे छोटी हो गई। तो इन तीनों संख्याओं में समान अंक थे, लेकिन हमने तुलना कर यह पता लगाया कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि हम संख्याओं के अपने दैनिक जीवन में कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने यह सीखा कि हम संख्याओं की लंबाई यानी कि यह देख कि किस संख्या में अधिक अंक है वह संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। और जिस संख्याओं में बराबर अंक होंगे उन संख्याओं में क्या सीखा हमने? जी हाँ, तुलना करना, कि कैसे हमें बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते वक्त अंकों के बीच तुलना करना है। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि हम अपने अगली वीडियो में क्या सीखें। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के बीच तुलना कर हम कैसे उनको आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के नाम क्या होते हैं और उनका प्रसारित रूप कैसा होता है। आशा करता हूँ आज हमने जो भी सीखा है आप वह याद रखेंगे और रोजाना प्रयास भी करेंगे। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।
झारखंड सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की किताब का पहला पाठ, जिसका नाम है पूर्णांक, और इसी को हम अंग्रेजी में इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे विषय क्या होंगे। आज का पहला विषय होगा भूमिका, फिर पुनरावलोकन और अंत का विषय होगा पूर्णांकों का योग। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। अब पाठ का नाम है पूर्णांक, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ ही जान लेते हैं। पूर्णांक क्या है? कभी सोचा है? पूर्णांक एक प्रकार की संख्या होती है। इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे विभिन्न संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में यदि मैं बात करूं, सबसे पहली संख्या जो मेरे दिमाग में आई वो आती है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे जितनी संख्या आप गिन पाए उन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और यदि इसी प्राकृत संख्या के आगे मैं शून्य लगा दूं तो इन संख्याओं का जो संग्रह अब बना वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़कर यदि मैं इसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं, यानी -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो अब यह संग्रह और बड़ा हो गया है। और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब आप मिला देते हैं तो आपको प्राप्त होता है पूर्णांक। यानी पूर्णांकों में पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। ये पूरा संग्रह जो है वो पूर्णांक कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांकों के प्रकार। अब संख्या रेखा को तो सभी ने देखा होगा, देखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखा तो आइए दिखाती हूँ। आपके सामने संख्या रेखा बनाई गई है जिसमें बीच में शून्य है। अब जब आप इस संख्या रेखा में दाहिनी ओर जाएंगे तो आपको कुछ संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो किस प्रकार की होंगी? 1, 2 और 3। इन सभी पूर्णांकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इनके आगे प्लस का चिन्ह होगा। अब यदि इसी संख्या रेखा में मैं शून्य के बाईं ओर चलूं तो मुझे जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो होगी -1, -2 और -3। इन सभी पूर्णांकों को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के आगे ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह है। अब बीच में बचती है एक संख्या शून्य। शून्य ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होता और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं होता, इसको हम केवल पूर्णांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला विषय, पुनरावलोकन। आपके सामने एक संख्या रेखा दिखाई गई है। अब इस संख्या रेखा में जैसे जैसे आप दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे संख्याओं का मान बढ़ता जाता है और ये खत्म होता है कहाँ? अनंत पर। ठीक उसी प्रकार यदि आप संख्या रेखा में बाईं ओर चलते जाएं तो जो संख्या रेखा है वो कहाँ समाप्त होती है? माइनस अनंत पर। यानी सबसे बड़ा या सबसे छोटा कोई पूर्णांक होता ही नहीं है, ये असीमित है और निरंतर रूप से बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और रोचक तथ्य। अब यहाँ पर संख्या रेखा में जब आप दाहिनी ओर जा रहे हैं तो आपको दो संख्याएं मिली, 1 और 2। एक बाईं ओर है और 2 दाईं ओर है, और एक 2 से छोटा भी है। तो यहाँ हमने देखा कि संख्या रेखा में जब भी आप दो संख्याओं को लेते हैं तो बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है और दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब आप संख्या रेखा में बाईं ओर गए तो दो संख्याएं देखी होंगी, -2 और -1। बाईं ओर संख्या थी -2 और दाईं ओर थी -1, यानी -2 जो है वो छोटा है, आप सभी जानते हैं। तो यह तथ्य जो है वो प्रमाणित होता है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर की सभी पूर्णांकों से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और रोचक तथ्य कि जब आप दो संख्याओं की बात करते हैं और वो संख्याएं जो होती हैं उनके बीच में
कोई भी दूसरा पूर्णांक नहीं पाया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रमिक पूर्णांकों की बात की थी 2 और 3, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। परिमेय संख्या होना तो संभव है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और देखते हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों के योग में सबसे पहले हम देखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, फिर हम जानेंगे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, ऐसे दो पूर्णांकों का योग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। यहाँ संख्याएं दे रखी हैं 4 जमा 5, तो 4 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है और 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के ही आगे प्लस का चिन्ह है, यानी दोनों पूर्णांक जो है वो धनात्मक है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उत्तर प्राप्त होगा या परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो भी धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक उसी प्रकार आपके सामने और दो पूर्णांक दिए गए हैं 56 जमा 73, दोनों में ही आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये भी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इनका योग करने पर भी हमको धनात्मक पूर्णांक मिलता है 129, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। -4 जमा -5, यहाँ पर -4 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -5 भी ऋणात्मक पूर्णांक है। इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है -9। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण, -56 और -73, इन दोनों को भी जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है -129, यानी इस उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिला कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आपके सामने दो संख्याएं दी गई हैं, -4 और 5, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक। तो आप यहाँ देखिए 4 क्या है, ऋणात्मक है और 5 जो है वो धनात्मक है। यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या का मान है, यानी जो 4 वाला संख्या है वो 5 से छोटा है, तो चिन्ह जो है वो धनात्मक ही आएगा। यानी जो भी संख्या बड़ी होती है, अगर आपका धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा और अगर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगले उदाहरण में हमने देखा जो हमको दो पूर्णांक दिए हैं उसमें ऋणात्मक पूर्णांक है -6 और धनात्मक पूर्णांक है 4। अब 6 जो है वो है 4 से बड़ा, तो इसलिए परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, योज्य प्रतिलोम। किसी पूर्णांक a का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो -a होता है और इसके विपरीत -a का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो a होता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। भूमिका, पुनरावलोकन और पूर्णांकों का योग। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के बारे में और पूर्णांकों के योग के गुण के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। घर जाइए, प्रश्नावली 1.1 में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।
झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला पाठ जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याएं के भाग 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भूमिका, फिर परिमेय संख्याएं और अंत में समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भूमिका के साथ। और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और अंत में परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं में अंतर क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही जहां तक आप गिन सके। अब यदि इन्हीं संख्याओं में एक शून्य आगे जोड़ दिया जाए तो वह ये जो संग्रह है वो पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। अब इसी में यदि मैं ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं तो ये मिलके पूर्णांक बनाते हैं। और यह सभी संख्याएं जो है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक एक साथ परिमेय संख्याओं के संग्रह में भी आती है। अब ये तो हुई संख्याओं के प्रकार की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए और वहां पर Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा और साथ ही साथ P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं और वहां P और Q पूर्णांक है जहां Q का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यह अंक जो है वो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। पहले उदाहरण में एक संख्या दे रखी है 2 बटे 5। यहाँ पर जो Q के स्थान पर 5 है उसका मान शून्य के बराबर नहीं है और साथ ही साथ 2 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगले उदाहरण में ऊपर दे रखा है -2 और उसके बटे में लिखा गया है 3। यहाँ पर 3 का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं है और -2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है, यानी -2 बटे 3 जो है वह भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। यह आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है। इस संख्या रेखा में अगर आप शून्य के दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है वो सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और यदि आप शून्य से बाईं ओर जाएं तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए ये तो हुए परिमेय संख्याओं के प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रोचक तथ्य। अब इस संख्या रेखा में आपने एक अंक देखा 0, तो ये जो 0 है क्या वो एक परिमेय संख्या है? बताइए। जी बिल्कुल, और ऐसा कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। 0 को मैं 0 बटे a के बराबर रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप a को 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 जो है वो भी एक पूर्णांक है और a जो है वो भी एक पूर्णांक है और a का मान जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय समतुल्य परिमेय संख्या। आपके सामने एक परिमेय संख्या दी गई है 2 बटे 3, जहां पर 2 अंश है तथा 3 हर है। अब 2 बटे 3 में यदि मैं अंश और हर दोनों में ही 2 से गुना कर दूं तो वो हो जाता है 4 बटे 6, यानी 2 बटा 3 और 4 बटे 6 जो है वो समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या के अंश और हर को जब आप एक ही संख्या से गुना कर देते हैं तो वह उस संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है।
अब सवाल ये उठता है कि ये केवल गुणा करने से हो सकता है या इसका कोई और भी तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपके सामने एक और परिमेय संख्या दी है -15/21, जहां पर -15 जो है वो अंश है तथा 21 जो है वो हर है। तो यदि मैं दोनों को ही 3 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा -5/7, यानी -15/21 और -5/7 जो है वो दोनों ही समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और समतुल्य परिमेय संख्याएं किन्हें कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो घर जाइए, यह आपकी किताब का पहला पाठ है। प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ संख्या पद्धति भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का परिचय, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम संख्या को निरूपित करते हैं, जहां मध्य में शून्य होता है। जब आप शून्य की दाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक संख्या। जब आप शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऋणात्मक संख्या। अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण की तरफ। संख्या अनेक प्रकार की होती है, इसलिए हमने उसे अलग अलग वर्ग में विभाजित किया है। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं और फिर अपरिमेय संख्याएं। आइए जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। गणन संख्याएं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या के संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं की तरफ। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सभी पूर्ण संख्याएं में आते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह को हम प्रतीक W से प्रकट करते हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर
शून्य जो ना धनात्मक न ऋणात्मक केवल पूर्णांक है। शून्य की दाईं ओर जो संख्या है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य की बाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो या तो प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक है। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जैसे 1/3, 5/6 इत्यादि। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या के संग्रह को हम प्रतीक q से प्रकट करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2, 3/4, घटा 2005/2006, घटा 12/13, घटा 30, घटा 25 इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि घटा 30, घटा 25 ये तो पूर्णांक है, फिर ये परिमेय संख्या कैसे हुई? आइए जानते हैं कैसे। हमने एक संख्या ली घटा 25। घटा 25 को हम घटा 25/1 भी लिख सकते हैं, जहां घटा 25 हमारा p होगा और 1 हमारा q। और आप देख सकते हैं कि q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करते हैं। आइए संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 और 3 कहाँ हैं। यहाँ है 2 और 3 और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में अनेक संख्याएं होंगी। 2 और 3 की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 को जोड़ते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 जोड़ 3/2 जो कि आएगा हमारा 5/2, जो हो जाएगा 2.5, जो संख्या रेखा पर यहाँ पर स्थित होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2 और 3 के बीच 4 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 जोड़ 2.5/2 जो कि हो जाएगा हमारा 4.5/2 जो कि होगा 2.25, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2.5 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो कि आएगा हमारा 2.75, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। फिर हम 2 और 2.25 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी 2.125, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगी। अब हम 2.75 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद एक परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा हमारा 2.875, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इससे हमने यह अनुभव किया कि किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संख्या r को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, 0.1011 और ये चलता जाएगा अनंत तक इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे जिस पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका आधार होगा एक मात्रक और लंब होगी एक मात्रक। हमने यहाँ 0 और 1 को बिंदु O और बिंदु A लिया है, जो कि होंगे हमारे एक मात्रक। अब हम बिंदु A पर एक लंब बनाएंगे
जो कि होगा हमारा एक मात्रक, जिसे हमने बिंदु B लिया है। अब हम बिंदु O और बिंदु B को जोड़ देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज। तब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OA का वर्ग जोड़ AB का वर्ग, जहां OA है हमारा एक मात्रक और AB है हमारा एक मात्रक, जिससे हमारा OB हो जाएगा वर्गमूल 2। अभी आपने देखा कि OB वर्गमूल 2 है। अब हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप R खींचेंगे, जो कि संख्या रेखा को काटता हो बिंदु D पर। तब बिंदु D संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत होगा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। धन्यवाद। झारखंड सरकार आपके घर। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय, भाग 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय का परिचय और सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। आइए जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। भारत की नदियों का संग्रह है। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि हमारे देश में कितनी नदियां बहती हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। और यही प्रश्न अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं तो उसका भी सेम आंसर होगा। अगर मैं उन बच्चों से ये पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, और दूसरे बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्या पता दोनों का आंसर अलग हो। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहे। लेकिन अगर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों का जो जवाब है वो क्या आ रहा है, एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में आ रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। भारत की क्रिकेट टीम। अगर यही चीज मैं एक बच्चे से पूछूं कि हमारे भारत के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, और यही प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछूं कि हमारी भारत क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, तो दोनों का जवाब जो आएगा वो बराबर आएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं। अगर दूसरी जगह पे इनसे ये पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, या दूसरे बच्चे से पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, तो दोनों का आंसर क्या पता अलग आए। तो ये सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहा है। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, को उसका आंसर भी सेम आएगा और दूसरे वाले का भी आंसर सेम आएगा। तो ये भी क्या प्रकट कर रहे हैं, सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय, समुच्चय को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे Z, A और V। दूसरा, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। बड़े अक्षर से समुच्चय का पहला लेटर बड़े अक्षर से दर्शाएंगे, और जो उनके अंदर के अवयव होंगे उनको छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। तो A इज इक्वल्स टू, A हमारे पास क्या एक समुच्चय है, और उसके अंदर के अवयव क्या है, हमारे छोटे अक्षर, जो कि क्या है A, B, C और D। आइए जानते हैं तीसरा, यदि छोटा a समुच्चय बड़े a का एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े a में है। वाक्यांश
उसका अवयव है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा ए समुच्चय बड़े ए का सदस्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा ए समुच्चय ए में है, को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अतः हम इसे इस रूप में लिखते हैं, छोटा ए एप्सिलॉन बड़े ए का। हम इसको इस रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, छोटा b अगर बड़े a के समुच्चय के अंदर नहीं है तो हम उसको ये लिखेंगे, छोटा b समुच्चय बड़े a में नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। इन तीनों का मतलब एक ही है। उदाहरण, छोटा a सदस्य है बड़े a का, तो हम इसको सदस्य भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं और उसको वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो तीनों का जो मतलब है वो क्या है? बराबर है। एक दूसरे के ये तीनों वर्ड क्या है? पर्यायवाची हैं। समुच्चय के सदस्य कौन कौन है? आइए जानते हैं समुच्चय के सदस्य कैसे निकालते हैं। यदि ए समुच्चय है हमारे पास तो ये पूछता है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 ये उस समुच्चय के सदस्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं ए समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमें देखना है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 समुच्चय ए के सदस्य है या नहीं। सबसे पहले हमने 1 को देखा, क्या 1 समुच्चय ए के अंदर है, क्या उसका सदस्य है। तो 1 समुच्चय ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब 1 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। 5 भी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है और इसी प्रकार 7 भी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। जब हमने 8 को देखा तो हमने देखा 8 समुच्चय ए के अंदर है, इसका मतलब 8 उस समुच्चय ए का सदस्य है। इसी प्रकार 9 को देखा, 9 उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। हम लोग 2 तरीके से समुच्चय को निरूपित करते हैं। पहला सारणीबद्ध विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए जानते हैं सारणीबद्ध विधि में क्या होता है। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सबसे पहले सारणीबद्ध विधि को करते समय सबसे पहले हम समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, फिर उनको अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं और तीसरा फिर अंत में उनको एक मझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, उस डाइस के अंदर पहले हमने सारे अवयवों को, उस डाइस के जितने भी अवयव बन सकते हैं उन सारे अवयवों को सूचीबद्ध किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उनको लिख दिया। फिर हमारा दूसरा काम क्या है? अर्धविराम द्वारा पृथक करना है, तो हमने उसे अर्धविराम के द्वारा पृथक कर दिया और तीसरा उनको मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी विधि तैयार हो गई? सारणीबद्ध विधि। जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर की किसी अवयव में नहीं होता है, तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास V एक समुच्चय है जहां पर X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं हमें? कॉलन। और यहाँ पर X जो है ये हमें दर्शा रहा है उस समुच्चय के अवयव को। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है, ये हमें क्या दर्शा रहा है? कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को दर्शा रहा है और ये हमें मझले कोष्ठक के भीतर लिखने होते हैं। समझ गए बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? आइए जानते हैं जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। सारणीबद्ध विधि में क्रम का प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें AEIOU एक समुच्चय के अंदर है। अगर हम इसी समुच्चय के अवयव को दूसरे क्रम में लिखते हैं तो सारणीबद्ध विधि के अंदर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। हम इसको AUOIE भी लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होते हैं। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो सारे अवयव
एक दूसरे से अलग होते हैं। सारणीबद्ध विधि को करते समय हम किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। उदाहरण, अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल के अंदर अगर हम इसे सारणीबद्ध विधि में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? SCHOL। ओके दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे Y और Z इत्यादि। हम लोग हमेशा X का प्रयोग करते हैं, तो हम X की जगह किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया हुआ है, Y एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है Z एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, कॉलन के द्वारा हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ये हमें कॉलन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? ठीक है। अगर ये वाले डॉट्स हैं, इसकी जगह कुछ और भी हम लोग किसी रूप से दिखाते हैं समुच्चय निर्माण रूप को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी संख्या का समुच्चय एक निर्धारित रूप को नहीं मानता तो उसे समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। अगर ये किसी भी पैटर्न को या फिर किसी भी रूप को, निर्धारित स्वरूप को नहीं मानता तो हम उसको समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों क्या सीखा? समुच्चय का परिचय, समुच्चय का निरूपण किससे कहते हैं, सारणीबद्ध विधि क्या होती है, और समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपनी NCERT की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ समुच्चय के प्रकार। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय, भाग 2। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। समुच्चय के प्रकार, रिक्त समुच्चय, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सारणीबद्ध विधि को कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर P एक समुच्चय को दर्शा रहा है, जिसमें कह रहा है y एक पूर्णांक है और जो कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो आइए हम देखते हैं, -4 से बड़े और 6 से छोटे कितने अवयव बनेंगे हमारे इस समुच्चय के। समुच्चय के अवयव होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे समुच्चय के अवयव हो गए। आपको याद होगा, जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम सबसे पहले सारे अवयव को सूचीबद्ध करते हैं। आइए देखते हैं सारणीबद्ध विधि में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा समुच्चय P बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे अवयव को, सूचीबद्ध कर लिया। फिर उसके बाद अर्ध विराम द्वारा दर्शाएंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। तो हमारा P समुच्चय क्या हो गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। Q बराबर y, जहाँ पे y एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 8 से कम है। इस समुच्चय के अवयव क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
अब हमने जब इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, q बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या तैयार होगी, सारणीबद्ध विधि। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम है r। यहाँ पे कहता है y 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। y जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या है। अगर योग करेंगे उन 2 अंकों का तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऐसे कितने अंक हो गए प्राकृतिक संख्या के हमारे, आइए देखते हैं। 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो हम इसे सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। जब हमने इन अवयवों को देखा तो हमने देखा ये सारे 2 अंकों के हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है जिनका योग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर हम 18 का योग करते हैं क्या हमें 9 मिलता है। हाँ, 1 + 8 बराबर है 9 के। ऐसे ही हम 27 का देखेंगे, 2 + 7 बराबर है 9 के। अब जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, r बराबर है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 फिर मझले कोष्ठक के अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर एक S समुच्चय है जो क्या कह रहा है, y उसमें 140 का अभाजक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। तो जब हमने 140 का भाज्य गुणनखंडन किया तो हमें गुणनखंड प्राप्त कौन कौन से हुए, ये वाले 2, 2, 5, 7। जब हमने इसको लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारे क्या हो गए, 140 के अवयव हो गए। जब हम इसको सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे तो हमारे अवयव क्या होंगे, 2, 5 और 7। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम जो अवयव दोहराए जाते हैं उनको एक बार लेते हैं। तो जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमारे अवयव क्या हो गए, s बराबर 2, 5 और 7। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है हमारे पास एक t समुच्चय है जिसमें x बता रहा है। x शब्द एलिफेंट का एक अक्षर है। जब हमने इस अक्षर को देखा तो हमने देखा इसके अंदर ऐसा एक एलिमेंट है जो 2 बार दोहराया जा रहा है। वो कौन सा है, E। जो हमने इस अक्षर के अवयव को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला, ELPHENT। जो E 2 बार दोहराया गया है उसको हमने एक बार लिया। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, T बराबर E, L, P, H, A, N, T और फिर मझले कोष्ठक भीतर के अंदर डाल दिया। आइए अब बात करते हैं समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाए। हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर हमारे पास है अवयव 1, 2, 3 और 6। जब हमने इन अवयव को देखा तो हमें ये पता चला कि ये संख्या एक प्राकृतिक संख्या है और जब हमने इसे और ध्यान से देखा तो हमें ये भी पता चला कि ये 6 का भाजक है। आइए अब हमने इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो ये 2 डॉट्स हैं क्या दर्शा रहे हैं, कॉलन। यहाँ पे x जो दर्शा रहा है वो अवयव दर्शा रहा है और एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ये हमें बता रहा है कि ये समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म है और आपको जैसा पता है अंत में हम मझले कोष्ठक के भीतर डाल देते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है MATHEICS। दोस्तों हमें देखकर पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक अक्षर के लेटर्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x
कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अगला प्रश्न, एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। इसको देख के ये पता चल रहा है कि हमें कौन सी संख्या दे रहे हैं, विषम संख्या। ये हमारे क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब हमने इनको देखा तो हमें पता चला कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रिक्त समुच्चय की, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। और हमें याद रखना है कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं दो तरीके से, पहला खाली मझले कोष्ठक के द्वारा और दूसरा फाई के द्वारा। इसको हम फाई के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं रिक्त समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। माना ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है x, जिसके अंदर का अवयव x बता रहा है कि x 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है। x एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें क्या दिखा कि x जो है 6 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जब हमने देखा कि x 5 से छोटा है, हमने ये देखा कि 5 और 6 के बीच में कोई भी अवयव नहीं है। और रिक्त समुच्चय का मतलब ही ये होता है कि जिसके अंदर कोई अवयव ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हमारे इस समुच्चय के अंदर ये रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों, सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। आज हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 6 में संख्याओं की जानकारी एपिसोड 1 में हमने पढ़ा। कक्षा 7 में पूर्णांक को पढ़ा। कक्षा 8 में परिमित संख्या के भाग 1 को पढ़ा। कक्षा 9 में संख्या पद्धति तथा कक्षा 11 में सेट्स यानी समुच्चय के भाग 1 को देखा और इन सब में कुछ रोचक सवाल बनाए हमने। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम विज्ञान का पाठ का शुरुआत करेंगे। कक्षा 6 में भोजन सभी के लिए, कक्षा 7 में पौधों में पोषण, कक्षा 8 में कोशिका की शुरुआत करेंगे, कक्षा 9 में गति का पाठ करेंगे और कक्षा 11 में फिजिक्स के पहले चैप्टर मात्रक और मापन को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DG 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।